नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यंग इंडिया और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। अब से कुछ महीने बाद ही 2019 लोकसभा चुनाव होने वाला है। राजस्थान में भी आम चुनाव को लेकर अभी से सियासी बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है। ऐसे में लोगों की नई सरकार से नई उम्मीदें होंगी, लेकिन युवा नई सरकार को लेकर आखिर क्या कुछ सोचते हैं, क्या है नौजवानों की उम्मीदें, क्या है 2019 में आने वाली नई सरकार युवाओं की उम्मीदों पर खरा उतर पाएगी। सियासी दलों के लिए ये नौजवान न केवल एक बड़ा वोट बैंक है, बल्कि सत्ता तक पहुंचने का एक जरिया भी है। लेकिन युवा आखिरकार क्या सोचते हैं, उनके सपने क्या हैं, उनकी उम्मीदें क्या है। ऐसे में हम नौजवानों के सियासी नब्ज टटोलने आज बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के कैंपस में युवाओं के बीच पहुंचे। हमने इन युवाओं से उनके सपने, उनकी उम्मीदों को लेकर बातचीत करने की कोशिश की। आइए देखते हैं कि बीकानेर के नौजवानों ने क्या कुछ कहा है। देश में आम चुनाव को लेकर सियासी पार्टियां अभी से रणनीति बनाने में जुट गई हैं। राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए सबसे ज्यादा जोर युवाओं को साधने में लगा रहे हैं। यही वजह है कि हर पार्टी युवा वोटर को अपने पाले में करने के लिए तमाम कवायद करती है। आम चुनाव में इस बार युवाओं की भूमिका बड़ी अहम होने वाली है, क्योंकि देश के विकास की रफ्तार भी यही नौजवान तय करते हैं और सिंहासन का रास्ता भी यंगिस्तान ही तय करता है। ऐसे में देश का युवा क्या सोचता है, उसकी उम्मीदें क्या हैं, क्या हैं उनके सपने, नौजवान देश में आखिर कैसी सरकार चाहते हैं। इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने आज यंग इंडिया की टीम बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के कैंपस में युवाओं के बीच जा पहुंची। बीकानेर के बड़े विश्वविद्यालय में ये शामिल है। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के नाम पर इस विश्वविद्यालय का नाम पड़ा है। बीकानेर से बीजेपी के अर्जुन राम मेघवाल सांसद हैं, जो मोदी सरकार में केंद्रीय जल संसाधन राज्य मंत्री हैं। मेघवाल राजस्थान के बड़े चेहरों में से एक हैं। अब बड़ा सवाल तो ये कि क्या स्थानीय सांसद युवाओं की उम्मीदों पर खरा उतर पाए। इन तमाम सवालों का जवाब लेने और युवाओं की नब्ज टटोलने अब सीधे चलते हैं युवाओं के बीच। जी, राजस्थान के खास कार्यक्रम यंग इंडिया में आपका स्वागत है। आज यंग इंडिया की टीम बीकानेर में गंगा सिंह विश्वविद्यालय में पहुंची और जहां पर तमाम स्टूडेंट से आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर क्या प्रतिक्रिया है वो हम जानेंगे। साथ ही साथ हम कुछ सवाल लेकर इनके बीच पहुंचे हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर देश का युवा क्या सोचता है आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के। आइए हम जान लेते हैं वो 5 सवाल कौन कौन से हैं। सबसे महत्वपूर्ण सवालों में से सबसे पहला सवाल हमारा रहेगा कि 2019 में देश में कैसी सरकार चाहते हैं। दूसरा सवाल, सरकार से उनकी क्या क्या उम्मीदें हैं। तीसरा, आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए। और चौथा सवाल, अगर आप एक दिन के लिए पीएम बनते तो क्या करते। पांचवा सवाल रहेगा कि आपका सांसद आपकी कसौटी पर खरा उतरा या नहीं। तो इन सब तमाम सवालों के बीच पहले सवाल से शुरू करते हैं कि 2019 में देश में कैसी सरकार ये चाहते हैं। आप बताइए, 2019 में कैसी सरकार। हम मोदी सरकार चाहते हैं 2019 में, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ ऐसी नीतियां अपनाई है जिस वजह से क्या है, सरकार बहुत आगे तक चल रही है। और आप बताइए कैसी सरकार चाहिए, किस तरह की। कि जो भ्रष्टाचार जो मुक्त सरकार हो और जो भी मतलब हो एकदम अच्छी तरह से एकदम साफ सफाई और सब मुद्दे एकदम अच्छी तरह से मतलब कि जो चला कर रखे। एकदम स्वाधीन और स्वतंत्र सरकार चाहिए हमें, और जो हम हिंदुओं के प्रति कई अच्छे कार्य करें और युवा को रोजगार उपलब्ध कराए और यंग इंडिया को काफी आगे हद तक पहुंचाए। हम लोग उनके साथ हैं। तो कई तरह के सवाल, उनके जवाब यहाँ कुछ लड़कियां उनसे पूछ लेते हैं, कैसी सरकार 2019 में चाहिए। सरकार चाहे कोई भी हो, लेकिन वो हमारे बीच जरूर रहनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सरकार बने और दिखे नहीं, ऐसा होना चाहिए। ऐसी सरकार जो काला धन हो ना वो वापस ले आए, बिकॉज जो मोदी ने किया वो नॉट इनफ फॉर अस। बिकॉज उन्होंने जो क्या नाम 2000 और 1000 के नोट बंद किए, वो तो पहले से लोगों के पास आ गए। तो उसका क्या मतलब रहा कि काला धन वापस आया या नहीं आया, इसका तो कोई है ही नहीं हमारे पास कुछ जवाब ही। सरकार मोदी सरकार लेनी चाहिए। मोदी सरकार, मोदी इज बेस्ट। 2019 में कैसी सरकार है। हम 2019 में ऐसी सरकार चाहते हैं जो हमारे देश के लिए बेहतर से बेहतर डिसीजन ले सके, और जो कि ना कि पुराने डिसीजन में जो पुरानी सरकार के साथ लड़ाई वड़ाई वैसी करती रहे,
मुद्दों पर आपसी मतभेद होती रहे, इनसे कोई हमें सॉल्यूशन नहीं मिलना। हमें ऐसी सरकार चाहिए हमारे लिए बेहतर से बेहतर डिसीजन ले सके और हमारे देश को एक ऐसी राह दिखा सके, हमें कोई भी विदेशी नीति में किसी भी देश से दबाव नहीं आ सके। अच्छा, इन सवालों के बीच सरकार जो उससे उम्मीदें क्या उम्मीद है सरकार को लेकर? दूसरा सवाल मेरा यही है आपसे, सरकार को लेकर क्या उम्मीद? सरकार सर ऐसी सरकार आनी चाहिए जो क्या लोकसभा में सदन और में क्या काम के लिए बांधा ना हो। सरकार कोई सी भी हो, विपक्ष हो या पक्ष हो, दोनों का क्या कोऑर्डिनेशन है ना जो एक साथ होना चाहिए। काम नहीं रुकना चाहिए, लोकसभा में पारियां स्थगित नहीं होनी चाहिए, काम अच्छे से होना चाहिए, बस यही चाहते सरकार। आप बताइए सरकार से क्या उम्मीद? जी, सरकार से सबसे पहले उम्मीद हमारी यही है, जो आतंकवाद फैल रहा है, जो हमारे देश के नौजवान जो जवान हैं जो सरहदों पे खड़े हैं वो शहीद हो रहे हैं, तो उनके लिए सबसे पहले जो काम किया जाए वो करना चाहिए सरकार को। अच्छा, दूसरी तरफ ले लेते हैं, यहाँ पे भी कुछ युवा हैं, उनसे जान लेते हैं सरकार से क्या क्या उम्मीद है? एक तो राम मंदिर का मुद्दा खत्म करो पहले, और ये आरक्षण मतलब पूरा ही बंद कर दो, आरक्षण किसी को मत दो, सबको समान। आप हमारे सरकार से ये मुद्दा कि किसानों युवाओं को आगे लेके आए, जो सरकार है किसानों और युवा अपने आप को दबा सा महसूस कर रही है। हमारी यही नीति रहेगी कि किसानों और युवाओं को आगे लेके आए। सर, हमें एक ऐसी सरकार चाहिए जो आम किसान, आम जनता, आम जन के बारे में सोचे, ना कि किसी एक विशेष वर्ग को लेके चले, जाति धर्म इन नाम पे ना चले। जैसे कुछ सरकारें अपने मैनिफेस्टो से हर बार वादा करती है और वो 5 साल बाद उन्हीं को भूनती रहती है और उनको पूरा नहीं करती। तो हमें ऐसी सरकारें चाहिए जो अपने मैनिफेस्टो में किए गए वादों को पूर्ण करे। एक अगला सवाल ले लेते हैं, सपनों का भारत। आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए? किस किस तरह की चीजों जो आपके भारत को आपके सपनों जैसा बनाए? हमारे जो भारत में है, पहले तो आतंकवाद से मुक्त होना चाहिए हमारा भारत, और दूसरा जो हमारा जातिवाद चल रहा है भारत में, जो बहुत ही हमारे देश को अंदर ही अंदर खाया जा रहा है जातिवाद, वो मैं चाहता हूँ कि हमारा देश जो सपनों का भारत हो वो इस जातिवाद और आतंकवाद से मुक्त हो। और हम चाहते हैं कि जो ये विदेश में हमारे देश का नाम हो, जो पहले अभी 10-15 साल पहले इतना नाम नहीं था, अब बीजेपी सरकार है, इससे हमारे देश का जो नाम है वो बाहरी एरिया में काफी हुआ है। आप बताइए आपके सपनों का भारत कैसा है? टेक्निकल क्षेत्र में वृद्धि हो और सभी युवाओं के लिए रोजगार की आराम से व्यवस्था की जाए, ताकि सभी व्यक्तियों को समान रूप से रोजगार मिले, ना कि ऐसे जाति भेदभाव के कारण आरक्षण वगैरह हो। यहाँ पे कुछ छात्राएं हैं, उनसे भी लेते हैं। आप बताइए कैसा सपनों का भारत? सपनों का भारत ऐसा होना चाहिए जैसे मतलब हर बेरोजगार को रोजगार मिलना चाहिए, ताकि जो मतलब पढ़े लिखे हैं वो आगे आए, और जो मतलब ऐसा नहीं कि उनके रिश्तेदार आगे चले जाए, जो मतलब नहीं पढ़ते लेकिन फिर भी वो आगे चले जाते हैं। आप बताइए, अगर बात करें हम एक दिन के लिए अगर आपको पीएम बना दे तो आप क्या करते हैं? मैं सर जो सबसे बड़ा अपने देश में जो प्रॉब्लम है कि अमीरी और जो गरीबी का जो सबसे बड़ा डिफरेंस है ना, उसे कम करना चाहूंगा मैं। तो बहुत बड़ा जो एक इससे अपने क्या 1/3 हिस्सा अमीरी के पास है, वो उसे मैं कम करना चाहूंगा सर। सही। आप लगातार हम पूछ रहे हैं, अगर आपको एक दिन के लिए पीएम बना दिया जाता तो आप क्या करते? देखो, मैं ज्यादा तो कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। एक दिन अगर मुझे पीएम बनाना चाहे तो मैं सबसे पहले अपने जो प्रशासन है जो भारत का, उसके प्रति ज्यादा से ज्यादा एक्ट लूंगा, क्योंकि हमारा प्रशासन है जो एकदम सही नहीं चल रहा है, वो अपना काम एकदम जिम्मेदारी से नहीं कर रहा है। आपको अगर एक दिन के लिए पीएम बना दे तो क्या करते हैं? सबसे पहले तो जो आतंकवाद फैल रहा है उसको बंद करवाना चाहूंगा मैं। अगर मुझे एक दिन के लिए पीएम बना दिया जाए तो मैं सबसे पहले हमारी जो सैन्य शक्ति है उसको ताकतवर करूंगा, क्योंकि जो हमारे देश में जम्मू कश्मीर उस क्षेत्र में बहुत ही अधिक आतंकवादी हमले हो रहे हैं, और जो हमारे राष्ट्रपति है उनको कहीं न कहीं सोचना चाहिए इस बारे में कि जो हमारे सैनिक है वो पत्थरबाजी हो रही है, उनको जो कश्मीर में अलग से उसको एक शक्ति देनी चाहिए जिससे उनसे निपट सके। आप बताइए कि अगर आपके जो सांसद हैं वो आपकी कसौटी पर खरे उतरे या नहीं उतरे? आपके सांसद मेघवाल हैं, क्या कमियां रही, क्या पूरा? उन्होंने जो सर्वप्रथम उन्होंने जो अपने मतलब समाज के लोग हैं उनको मतलब उनको आगे रखा, और उनको जो दूसरे समाज के लोग उनको समाजवाद उनमें बहुत ज्यादा है देखने को मिला है, इसलिए हम उनसे बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। अच्छा, आप बताइए, आप अपने हमारे साथ और भी स्टूडेंट उनसे जानते हैं, आपके जो सांसद है कसौटी पर खरे उतरे या नहीं उतरे? अब अगर बात करें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो वो तो पूर्ण रूप से अपनी कसौटी पर खरे उतर रहे हैं, लेकिन इस राजस्थान की 25 सीटों में एक इस सांसद की, स्थानीय सांसद की और अर्जुन राम की एक विडंबना है कि वो कसौटी पर तो छोड़ो और वादों पर तो छोड़ो, वो खुद ही एक
कोई भी एक मुद्दे को लेकर जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने एक विवादित बयान दिया था, तो यहाँ बीकानेर शहर के लोगों ने उनको घेरा था, तो उनको माफी मांगनी पड़ी थी। लेकिन इस बार हो सकता है वोट की चोट कर दी जाए। आप बताइए, आपके सांसद उतरे कि नहीं उतरे कसौटी पर? क्योंकि क्या है ना, वो एक तो लोगों के बीच में दिखते नहीं है। अगर वो जाते हैं तो बस वहीं जाते हैं जहाँ पे उनको बुलाते हैं कि उनका कोई प्रोग्राम है, वहाँ जाते हैं। उसके अलावा उन्होंने कोई काम करते हुए मैंने देखा नहीं है। आप बताइए जी। वो अपने जो भी वादे किए थे उन पे नहीं उतरे हैं, क्योंकि वो सिर्फ उन्होंने अपने जातिवाद बढ़ाने का ही काम किया है और शो ऑफ किया है। जहाँ भी जैसे नरेंद्र मोदी जी की आम सभाएं होती है तो उनके पीछे आना, उन ऐसे शो ऑफ करने का काम किया है। वो जो भी उन्होंने अपने वादे किए, जो भी उन्होंने कुछ कहा था चुनाव से पहले, वो अपनी वादों पे नहीं रहे। आप बताइए, आपके सांसद उतरे कि नहीं उतरे? सर, वो जो भी कार्य करते हैं खाली अपने जान पहचान संस्था द्वारा जो भी कार्य चलते हैं उसी जगह वो हर जगह पहुंचते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए और जनता के बीच वो खुद उन्हें पूछना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, हमें आप सलाह दीजिए, जिससे वो खुद आगे बढ़ेंगे और जनता उसके साथ आगे बढ़ेगी। उन्होंने अपने जो भी वादे किए थे वो अपने हिसाब से पूरे किए हैं उन्होंने, और ना ही उन्होंने किसी तरह का जातिवाद किया है। तो कसौटी पे उतरे कि नहीं? हाँ जी, एकदम कसौटी पे उतरे। तो ये लगातार 5 सवाल थे। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे और सवालों के साथ तमाम स्टूडेंट से वाद विवाद का एक दौर शुरू करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। पिछले 60 सालों में सड़कें नहीं थी क्या? सड़कें देख लो, सड़कें 4 लाइन सड़कें पूरे भारत को जोड़ चुकी है नरेंद्र मोदी सरकार। और आज नितिन जी गडकरी वो पूरे भारत को एक धार में जोड़ने के लिए चले हुए हैं। और मोदी सरकार के अंदर इन्होंने 300 से ऊपर के उपग्रह या 150 के ऊपर छोड़े गए। इसका एक चीज का निर्माण करना और उसी चीज की टेक्नोलॉजी हाथ में आने के बाद उस चीज को बनाना काफी आसान हो जाता है। ये राम मंदिर, मस्जिद, ये कुछ नहीं है। कुछ करना ही है तो सरकार जो भी आए, कहीं विश्वविद्यालय बनाए, कहीं स्कूलें बनाए, कहीं अस्पताल बनाए। ये राम मंदिर, ये धर्म के नाम पर क्यों राजनीति कर रहे हैं? यंग इंडिया कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं बीकानेर में गंगा सिंह विश्वविद्यालय में, जहां पर युवाओं के साथ हम चर्चा कर रहे हैं आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के, किस तरह से आने वाले चुनाव में कैसी सरकार उन्हें चाहते हैं। उन तमाम सवालों के बीच हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। एक नया दौर शुरू करते हैं सवालों का। यहाँ पर हमारे साथ आप देख सकते हैं कि युवा मौजूद हैं, स्टूडेंट्स हैं। उनके साथ 5 सवाल एक बार फिर हम लेके पहुंचे उनके बीच। किसी तरह की कर्ज माफी कितनी जायज है, पहला सवाल हमारा ये रहेगा। साथ ही साथ आरक्षण के बारे में क्या सोचते हैं। तीसरा सवाल रहेगा, देश की शिक्षा व्यवस्था में क्या बदलाव की जरूरत है। साथ ही साथ चौथा सवाल, इस बार कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा प्रभावी रहेगा। 5वां सवाल ये कि 5 साल में सरकार बदलने की जो परिपाटी है उसको आप कैसा मानते हैं। तो इन 5 सवालों के बीच हम लगातार चर्चा करेंगे युवाओं से। तो शुरू करते हैं हमारा अगला सिलसिला। किसी भी तरह की जो कर्ज माफी है वो कहां तक जायज है, क्या सोचते हैं आप? सर, किसी भी तरह की जैसे कर्ज माफी है, किसानों की कर्ज माफी जिस प्रकार अभी कांग्रेस ने 3 राज्यों में चुनाव जीतने के बाद की थी, शायद वो किसान के लिए हर वक्त तो काम नहीं आ सकती, पर एक अंदरूनी राहत जरूर उन्हें मिल सकती है। जिस हिसाब से किसान अपने कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है, तो उस हिसाब से उसे एक वक्त के जो राहत मिल सकती है, फिर उसके लिए अनेक योजनाएं चला के उसे सुदृढ़ किया जा सकता है। जिस प्रकार बिजनेसमैनों के 250 से 300, 400 करोड़ के लोन एक के बिजनेसमैन के माफ कर दिए जाते हैं, यदि किसानों की किए जाए तो उसमें शायद कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। किसान पहले भाजपा की सरकार में अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा था। वो उनकी नीतियों पर भाजपा सरकार खरी नहीं उतरी थी, उन्हें कुछ कर्ज माफी नहीं की। और कांग्रेस सरकार ने 3 राज्यों में अपनी जीत हासिल करते ही कुछ कर्ज माफी माफ कर दी है। सर, मेरे ख्याल से कर्ज माफी ठीक है, हिसाब से जितने जरूरत है उतनी दे तो चलता है, लेकिन उससे ज्यादा अगर दी जाए तो किसी काम की नहीं। सर, ये कर्ज माफी एक सीधा एक किसानों को रिश्वत दी जा रही है। जो हर एक किसानों को 2.5 लाख रुपए, कोई 2.5 लाख रुपए, सरकार के पास तो है नहीं पैसा, तो वो कार्य कहाँ से करेगी। सीधा हर एक किसान को 2.5 लाख रुपए कोई मामूली सी बात है, सीधी रिश्वत है राहुल गांधी की।
वो किसानों को सीधा ठग रही है कि मैं आपको 2.5 लाख रुपए दूंगा, आप मुझे वोट दो, आपके परिवार के मुझे वोट दो। ये सीधा उनका एक राजनीतिक फंडा है। काम तो कुछ होता नहीं है। काम वो होता है तो हमारे बीच में आके हमसे पूछो यार काम क्या चाहिए हमें, हमारे साथ आके खड़े तो। सर राजनीतिक फंड अगर है तो फिर मुकेश अंबानी, नीरव चौकसी, ललित मोदी, इनको जो बाहर विदेशों में भेजे गए, इनकी जो कर्ज माफी कीजिए कि ये राजनीतिक फंडा नहीं है। अगर ये बात कर रहे हैं कर्जे, जो नीरव मोदी जो भी ये नाम ले रहे हैं, तो उनको कर्ज दिया किसने? पहली बात तो ये है। और जब वो भागे मोदी के डर से तो नाम मोदी पे आ गया कि मोदी ने कर्ज दिया, तो दिया तो कांग्रेसियों ने कर्ज था। तो उनसे ये पूछा जाए कि कर्ज उन्होंने दिया तो आप किस बेस पे उन पे नाम लगा रहे हैं आप मोदी जी पे? आरक्षण एक बड़ा मुद्दा है, आरक्षण को लेकर क्या सोचते हैं आप? आरक्षण तो ये मेरे ख्याल से जो वाकई ऐसे लोग हैं जिनको आरक्षण चाहिए, उनको ना मिलके ऐसे लोगों को मिल रहा है जो उनका फायदा उठा रहा है। हमें आरक्षण बढ़ती है, ये सही लोगों को दिया जाए, कोई हमें एतराज नहीं है, और जो इसका गलत हो रहा है उसे बंद किया जाए। तो आरक्षण को लेकर क्या कहेंगे? क्या लगातार सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं आरक्षण को लेकर, जो अभी 10% दिया गया है मोदी की तरफ से, क्या कहेंगे आरक्षण? जो जातिवाद करेगी पार्टी वो तो सवाल क्या बहुत इसको कटघरे में भी खड़ा कर सकती है, और हो सकता है इसको राजनीतिक एक फंडा भी बना सकती है। लेकिन 10% दिया है तो मोदी जी ने एक अच्छी पहल की है, सकारात्मक पहल की है। आरक्षण के बारे में क्या सोचते हैं? सर आरक्षण के बारे में ये सोचता हूँ कि सभी लोगों का एक जैसा समान होना चाहिए। आरक्षण 10% से वो लोग रह जाते हैं पीछे, वो पढ़ने वाले होनहार होनहार लड़के होते हैं, वो आरक्षण वाले लग जाते हैं। ये खत्म होना चाहिए आरक्षण, जिससे मतलब जो है वो आगे बढ़ सके, जिसको जो है वो आगे बढ़ सके। मैं खुद एक आरक्षण की श्रेणी में आती हूँ, लेकिन मुझे आरक्षण की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इतनी शिक्षित हूँ और मेरे में इतनी है कि मैं कुछ बन सकती हूँ, वो भी अपने बलबूते पे, ना कि आरक्षण के बलबूते। देश की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें क्या बदलाव की जरूरत है? क्या सोचते हैं बदलाव कैसे हो? क्या देश की शिक्षा बदलाव में मैं सबसे पहले यही सोचता हूँ कि अगर कोई 10वीं 12वीं पढ़ के विधायक बन जाता है, वो सीधे मंत्री बन जाता है, उसके पीछे RS IPS उसके पीछे मेंढक की तरह घूमता है। मैं यही चाहता हूँ कि अगली जो भी सरकार आई, इससे पे जो भी प्रत्याशी हुआ उनके लिए शिक्षा घोषित की जाए। सर हमें पढ़े लिखे और मंत्री चाहिए, अंगूठा छापना चाहिए। जैसे हमारे कई मंत्री ऐसे हैं जो 12वीं और लोकसभा संसद में वो हुआ था, वो आदमी किताब में लिख कर पढ़ के देख रहा है, उसको सही तरह से पढ़ना भी नहीं आ रहा था हिंदी में भी, तो वहाँ पर वो सांसद बना बैठा। अच्छा एंटरप्रेन्योर बनाओ बच्चों को, मतलब उनको ऐसा होना चाहिए कि जॉब के लिए भागना नहीं पड़े, जॉब क्रिएट खुद करें। जैसे आज हम वेस्टर्न कल्चर की बात करते हैं, पूंजीवादी कैपिटलिस्ट कंट्री की बात करते हैं, तो जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन दी जानी चाहिए। और ये ट्रेडिशन नहीं होना चाहिए कि जैसे आर्ट्स है तो आर्ट्स में सब्जेक्ट आपकी, उसमें कुछ केमिस्ट्री भी पढ़ना चाहते हो तो हिस्ट्री के साथ केमिस्ट्री भी पढ़ो। तो बच्चों को ऐसा पढ़ाया जाए कि वो खाली कोई एक लिमिट एरिया का एजुकेशन ले, बल्कि एक वाइड एजुकेशन ले, और खुद इतना एंटरप्रेन्योर हो कि उसको लगे कि मैं कहीं सेट हो जाऊंगा। किसी प्रकार की आवश्यकता न हो कि आपको इतना % आरक्षण दिया जाएगा, इतना % आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। हम क्रचेज बैसाखियों के सहारे नहीं चलना चाहिए युवा पीढ़ी को, और वापस अगर हम कोशिश करें तो देश को निश्चित रूप से सोने का भारत वापस बना सकते हैं। मैं चाहूंगा कि सर नैतिक शिक्षा में थोड़ा, मूल नैतिक शिक्षा है उस पर थोड़ा सुधार करना चाहूंगा। जो अपने अभी देश में घटनाएं हो रही है बलात्कार और की, तो उसमें बहुत सारे एक्ट बनाए गए हैं जैसे, पर उसका कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा है एक्ट का, क्योंकि वो घटनाएं आज भी हो रही है अभी भी। सर शिक्षा के अंदर जो धर्म की शिक्षा है उसको अनिवार्य लागू करना चाहिए। इसके साथ ही जो योग की शिक्षा है उसको भी अनिवार्य करना चाहिए। योग की शिक्षा से हमारे शरीर का जो मतलब विद्यार्थियों को, नए विद्यार्थियों को देखते हैं कि उनका शरीर मतलब कंट्रोल में नहीं रहता, कभी वो ये हो जाता है ये हो जाता है। तो योग करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। मुद्दा सबसे ज्यादा प्रभावी रहने वाला है ये चुनाव जो लोकसभा के आने वाले हैं, कौन सा लगता है कि मुद्दा सबसे ज्यादा प्रभावी और बड़ा रहेगा? पहला तो राम मंदिर है। राम मंदिर ऐसा मुद्दा बना दिया है इन कांग्रेस ने, बीजेपी ने, और ये जो भी RSS के कार्यकर्ता है उसको, अगर कांग्रेस अगर राम मंदिर के लिए अगर अप्रूवल कर दे कि हम लोग राम मंदिर बनाने को तैयार है, तो ये पक्का ये 100% श्योर हूँ कि ये मुद्दा कहीं छिड़ेगा नहीं, और ये कोई भी मतलब पार्टी की तरफ से ये आगे नहीं बढ़ेगा, और वो एक तरफ से मतलब पूरा एकदम ओके हो जाएगा ये काम। और इसमें ना कोई विपक्ष आगे बढ़ेगा, ना जो सरकार बना रही आगे वो आगे बढ़ पाएगी। इससे पक्का हो जाएगा कि ये लोग अपने कार्य के प्रति आगे। क्या लगता है राम मुद्दा रहेगा क्या?
सर, राम मुद्दा बेशक रहेगा, क्योंकि 4 साल पहले राम मुद्दे को लेके बीजेपी सरकार आई थी अपने सेंट्रल के अंदर, और जो कि 4 साल काम नहीं कर पाई और अब कहती है कि कोर्ट से जो ऑर्डर आएगा उसके बाद ही हम करें। यदि आप अपने 3 तलाक पे अध्यादेश ला सकते हो तो आप राम मंदिर पे अध्यादेश क्यों नहीं ला सकते? क्यों नहीं ला सकते आप कानून? कोई ना कोई तो कारण होगा, या देश को बांटने का काम कर। अगर आप 3 तलाक पे कानून ला सकते हो तो संसद में तो फिर राम मंदिर पे कानून क्यों नहीं? सही। राम मंदिर पूर्ण रूप से अध्यादेश पे आधारित है। अगर राज्यसभा में बहुमत होता है बीजेपी के पास तो वो मंदिर बनाने के लिए किसी की सूरत में कतराती नहीं है। और रहा इस कांग्रेस का राफेल मुद्दा, तो राफेल मुद्दे के अंदर कोर्ट ने इसको क्लीन चिट दे चुकी है, लेकिन ये पप्पू आज भी यही राफेल मुद्दा रो रहा है। देखो ये राम मंदिर मस्जिद ये कुछ नहीं है, कुछ करना ही है तो सरकार जो भी आए, कहीं विश्वविद्यालय बनाए, कहीं स्कूलें बनाए, कहीं अस्पतालें बनाए। ये राम मंदिर ये धर्म के नाम पर क्यों राजनीति कर रहे हैं? क्या लगता है, है सच है ऐसा कि राजनीति हो रही है? नहीं, बिल्कुल भी राजनीति नहीं हो रही। इन कांग्रेसियों को कुछ ना कुछ मुद्दा चाहिए होता है सरकार गिराने का, कुछ ना कुछ ऐसे कमेंट करेंगे ये। और अगर राम मंदिर की बात है तो इनको भी तो 60 साल दिए हैं पूरी जनता ने, देश ने, तो उस इतने 60 सालों में इन्होंने मंदिर नहीं बनाए और ये मोदी जी के 4 साल पे विवाद कर रहे हैं। 1 साल की बात थी, कांग्रेस ने कभी 60 साल में ऐसा नहीं कहा कि हम 5 दिन में राम मंदिर बना दे। मोदी सरकार ने कहा 15 दिन के अंदर राम मंदिर स्थापित होगा, हर किसी के खाते में 15 लाख आएंगे। वो जुल्म 1 साल के अंदर पूरे करने थे, 1 साल के अंदर पूरे करने थे वो जुल्म, जो कि नहीं पूरा कर सके। जुमले नहीं थे, ये 60 सालों में जिसने देश को लूटा है वो अब इन जुमलों की बात करते हैं। जब आज तक आपने कोई विकास की घोषणा की नहीं, देश में विकास गंगा बहाने की सिर्फ बातें करते रहे, लेकिन उसमें एक प्रकार भी कुछ भी नहीं कर पाए। लेकिन आप विकास की बात। मेरा सवाल है सभी जो भी अभी तक भारत सरकार में सरकार बना चुकी है, उनसे सवाल है कि अंतरिक्ष के अंदर इन 4 सालों में देखते हैं, अंतरिक्ष के अंदर काफी खींच के इन्होंने 30 या कुछ उपग्रह छोड़े हैं, और मोदी सरकार के अंदर इन्होंने 300 से ऊपर के उपग्रह या 150 के ऊपर छोड़े गए। इसका एक चीज का निर्माण करना और उसी चीज की टेक्नोलॉजी हाथ में आने के बाद उस चीज को बनाना काफी आसान हो रहा है। टेक्नोलॉजी कौन लेके आया? बाकायदा बांध जो लेके आई कांग्रेस, उसमें तो 60 साल में टेक्नोलॉजी तो आई, टेक्नोलॉजी तुम्हारे पास थी, तुम्हारे पास ब्लूप्रिंट थे हर चीज के, क्योंकि तुमने कर ली। कहाँ से आई टेक्नोलॉजी विदेशों से आई। नहीं सर, मोदी कह रहा है 15 दिनों के अंदर बना दूंगा, तो क्या हो गया? अभी 4 साल 5 साल दब गए ना, तो करना तो कर सकते थे ना। यह कहता था 1 दिन के अंदर सब कुछ कर दूंगा, यदि मोदी सरकार अपने वादों पे खरी उतरती, यदि मोदी सरकार अपने वादों पे खरी उतरती तो 3 राज्यों में इतनी बुरी हार नहीं होती और 2 राज्यों में 1 सीट पे बीजेपी पार्टी नहीं सिमटती। पिछले 60 सालों में सड़कें नहीं थी क्या? आज सड़कें देख लो, सड़कें 4 लाइन सड़कें पूरे भारत को जोड़ चुकी है नरेंद्र मोदी सरकार। और आज नितिन जी गडकरी वो पूरे भारत को एक धार में जोड़ने के लिए चले हुए हैं, और वो अपना काम धरातल पर करती है, ढकोसले नहीं करती। ये सड़कों की बात उन्होंने कहा था, ये सड़कों की बात कर रहे हैं, 35 सालों में खोला इसके अंदर कोई। मोदी सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के तरह एक अच्छा काम बहुत अच्छा किया कि सारे के सारे विपक्ष को एक जगह लाकर खड़ा कर दिया है। विपक्ष जब सभी एक साथ हो जाए तो सभी देशवासी को सीख लेना चाहिए कि विपक्ष जो अभी सत्ता में जो राज कर रहा है वो बहुत ही शक्तिशाली है, इसलिए सभी देशवासियों को सीख लेना चाहिए और आने वाले 5 साल फिर मोदी को मौका देना चाहिए। और साल में जो सरकार बदलने की परिपाटी है उसको लेकर क्या कहेंगे? 5 साल में लगातार सरकार बदलती है, क्या कहेंगे सर पार्टी को? हर साल की बात है, इस साल भी सरकार बदलनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी सरकार वो काम नहीं कर सकी है जो कांग्रेस कर रही है। और हर साल की भांति कांग्रेस सरकार अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनते ही कर्ज माफी करते हैं, जो कि वसुंधरा नहीं कर सकी। मुझे ये बताइए कि 60 साल में कौन सी पार्टी के 3 प्रधानमंत्रियों ने अपनी शिद्दत भारत देश के लिए दी है? परिवारवाद होगा ही, क्योंकि उन्होंने, उनके दादी ने, उनके पिताजी ने देश की रक्षा के लिए उन्होंने। सर 5 सालों में तो सरकार बदलती है, अमेरिका के अंदर भी 5 साल 10 सालों में सरकार बदलती है, वो एकदम बढ़िया कार्य है। सरकार बदलनी चाहिए, जिससे क्या है, तुलना होती रहती है एक सरकार के दूसरे सरकार के प्रति। और पहली बात यह कि मोदी सरकार मेन मुद्दा नहीं है। हम लोगों को आगे बढ़कर एक ही सरकार को वोट देना कोई जरूरी नहीं है। जो कार्य कर सकता है, जिसके पास कार्य करने की क्षमता है, वही वोट दे खाली। सरकार का मेरा यही कहना है कि इस बार तो जो सरकार बदली है बस बीजेपी के कार्यकर्ताओं से नाराज होकर बदली है, वरना मोदी जी से कोई नाराजगी नहीं है। मोदी सरकार सबसे बेस्ट सरकार है। सर वैसे तो ये किसी प्रकार से उचित नहीं है, क्योंकि एक सरकार अपने कार्य प्रारंभ करके जाती है जिसमें दूसरी सरकार फिर आके उसमें अड़चन अड़ाती है, तो इसी कारण से राजस्थान आज अनेक राज्यों में सबसे पीछे रहा है।
तो ये नहीं होना चाहिए। तो हम तो यही चाहेंगे अगले 15 साल तक कांग्रेस सरकार ही रहे राजस्थान में, और जिस हिसाब से बीजेपी वालों ने कहा ही था कि एक शासन नहीं देना चाहिए, तो शायद ये भी अब थक चुके हैं मोदी जी से, तो शायद इनको मोदी जी को अब रेस्ट देना चाहिए थोड़े दिन के लिए। मोदी जी एक प्रधानमंत्री लायक है, लेकिन राहुल गांधी वैसे तक प्रधानमंत्री के लायक नहीं है। मोदी जी ने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जो राहुल गांधी कभी कर नहीं सकते हैं। युवाओं की भीड़ वर्तमान सरकार को लेकर अपनी एक विशेष राय रखती है। ऐसे में आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर ये राय बहुत महत्वपूर्ण है। ये थे हम मौजूद बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय से। आगे भी हम चलेंगे एक नए कैंपस में युवाओं की आवाज लेकर यंग इंडिया के साथ। कैमरा पर्सन घनश्याम के साथ रौनक व्यास, जी मीडिया, बीकानेर।